नमस्कार दोस्तों, राज जीए सेंटर में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। आज का टॉपिक है कक्षा 10th क्लास गोधुली हिंदी, जो कि चैप्टर नंबर 4 जिसके लेखक हैं हजारी प्रसाद द्विवेदी। और यह चैप्टर जो है पार्ट्स जो है नाखून क्यों बढ़ते हैं, इसकी संपूर्ण व्याख्या आपको एक ही वीडियो में बताया गया है, जिसको अंत तक देखें। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें तथा मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें ताकि सभी नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। तो वीडियो को अंत तक जरूर देखेंगे, जिसमें संपूर्ण व्याख्या आपको बताई जा रही है, जो कि आपकी परीक्षा के लिए काफी महत्वपूर्ण है। और इस वीडियो को अंत तक अगर देख लेंगे तो परीक्षा से संबंधित जो भी प्रश्न आएंगे उसको बनाने में आपको काफी सहूलियत मिलेगी। तो चलिए, आज का जो टॉपिक है यह पाठ संख्या 4 गोधुली हिंदी 4 नाखून क्यों बढ़ते हैं, जिसके लेखक हजारी प्रसाद द्विवेदी हैं। और यह एक ललित निबंध है। क्या है? ललित निबंध है। तो हम सबसे पहले देखते हैं कि हजारी प्रसाद द्विवेदी का जन्म कब और कहाँ हुआ था। ठीक है, तो सबसे पहले हम देखते हैं कि हजारी प्रसाद द्विवेदी का जन्म सन 1907 में कब हुआ था। सन 1907 में यह आरत दुबे का छपरा बलिया, जो कि उत्तर प्रदेश में स्थित है। कहाँ स्थित है? बलिया उत्तर प्रदेश में स्थित है। और वहीं पर हजारी प्रसाद द्विवेदी जी का जन्म सन 1907 ईस्वी में हुआ था। द्विवेदी जी का साहित्य कर्म भारतवर्ष के सांस्कृतिक इतिहास की रचनात्मक परिणति है। यानी कहने का मतलब है कि द्विवेदी जी, हजारी प्रसाद द्विवेदी का जो साहित्य जो है यह पूरे भारतवर्ष के सांस्कृतिक इतिहास की रचनात्मक परिणति है। यानी कि रचनात्मक, यानी कि पूरे भारतवर्ष में इनके कीर्ति विद्यमान है। इसलिए हम जानते हैं कि हजारी प्रसाद द्विवेदी एक महान कवि थे, जिन्होंने यह ललित निबंध को लिखे हैं। तो देखिए, संस्कृत, प्राकृत, अपभ्रंश, बांग्ला आदि भाषाओं व उनके साहित्य के साथ इतिहास, संस्कृति, धर्म, दर्शन और आधुनिक ज्ञान विज्ञान की व्यापकता व गहनता में बैठकर उनका अगाध पांडित्य नवीन माने नया होता है। ठीक है, नवीन मानवतावादी सर्जना और आलोचना की क्षमता लेकर प्रकट हुआ है। यानी कि कहने का मतलब हुआ कि नाखून क्यों बढ़ते हैं से लेकर के नवीन, यानी कि ललित निबंध जो है हजारी प्रसाद द्विवेदी की जो कृति है वह यानी कि अपने आप में व्यापकता, यानी कि हर जगह अपनी श्रेष्ठता को दर्शाते हुए गहनता में, यानी कि गहराई में बैठकर और अगाध पांडित्य, नवीन मानवतावादी सर्जना और आलोचना की क्षमता लेकर प्रकट हुआ है। तो इसमें देखिए, वे ज्ञान को बोध और पांडित्य की सहृदयता में ढालकर एक ऐसा रचना संसार हमारे सामने उपस्थित करता है जो विचार की तेजस्विता, कथन के लालित्य और बध की शास्त्रीयता का संगम है। संगम का मतलब होता है एक स्थल जहाँ पे 2-3-4 भाषाओं या 2-3-4 व्यक्ति या 2-3-4 नदियां मिल करके अपने को एक स्थान ग्रहण कर लेती है और एक साथ बैठ करके सभी लोग मिल जाते हैं, वैसे स्थल को हम संगम कहते हैं। तो हजारी प्रसाद द्विवेदी जो थे वे ज्ञान के बोध, यानी कि अपार भंडार थे, जिन्होंने अपने पंडित्य को, यानी कि अपने विद्वता को वे सहृदय में ढालकर, यानी कि अपने हृदय रूपी धारणाओं में ढाल करके और एक ऐसा रचना संसार के सामने प्रस्तुत करना चाहते थे जिसमें विचार की तेजस्विता होनी चाहिए, कथन के लालित्य और बंध की शास्त्रीयता का संगम हो। इस प्रकार उनमें एक साथ कबीर, तुलसी और रविंद्रनाथ एकाकर हो उठते हैं। यानी कि इतने वे मेधावी और इतने सामाजिक व्यक्ति थे जिसके कारण वे कौन, यानी कि हजारी प्रसाद द्विवेदी एक साथ कबीर, इनको महात्मा कबीर, उसके बाद तुलसी, महात्मा कबीर, उसके बाद तुलसी और रविंद्रनाथ, कौन? और रविंद्रनाथ, इन सभी के बातों में वे चलते थे, यानी कि बातों को समझते थे। इस प्रकार से हम देखते हैं कि उनके अनुसार भारतीय संस्कृति किसी एक जाति की देन नहीं है। यानी कि हजारी प्रसाद द्विवेदी के अनुसार भारतीय जो संस्कृति है वह किसी भी एक जाति या एक संस्कृति की या दृष्टि
यानी कि देन नहीं है, बल्कि समय समय पर उपस्थित अनेक जातियों के श्रेष्ठ साधनांशों के लवण निर्संजोग में से विकसित हुई है। यानी कि कहने का मतलब है कि भारतवर्ष की जो संस्कृति है सिर्फ एक ही जाति और एक ही व्यक्तियों के मिलने से यह बना नहीं है, एक ही समाज के लोगों से बना नहीं है। इस भाग में लेकर के सभी जाति और सभी धर्म के लोगों ने मिल करके इस संस्कृति को आगे बढ़ाने का अथक प्रयास किया है। इसलिए हजारी प्रसाद द्विवेदी के अनुसार कथन है कि इसको यानी कि सिर्फ एक ही व्यक्ति द्वारा बनाया गया यह संस्कृति नहीं है। तो देखिए द्विवेदी जी की प्रमुख रचना यानी कि हजारी प्रसाद द्विवेदी इन सारी बातों को ध्यान में रखते हुए भी अनेक प्रकार की रचनाओं को बनाने का भी कोशिश किए हैं। तो द्विवेदी जी की प्रमुख रचनाएं हैं अशोक के फूल, यानी क्या है देखिए यहाँ पे अशोक के फूल, उसी प्रकार से कल्पलता, विचार और वितार, कुटोज, विचार प्रवाह, आलोक पर्व, प्राचीन भारत के कलात्मक विनोद जो कि निबंध संग्रह है। संग्रह का मतलब होता है निबंध, तो जानते हैं जिसको हम लेख कहते हैं, और संग्रह का मतलब होता है एक साथ जमा करना, यानी कि उसको एक साथ समाहित कर देना, जिसे हम क्या कहते हैं संग्रह कहते हैं। तो देखिए विनोद संग्रह, निबंध संग्रह है बाणभट्ट की आत्मकथा, आत्म यानी कि अपनी कथा, और उसके बाद है चारू चंद्रलेख, पुनर्नवा अनाम दास का पोथा, यह उनका उपन्यास है। किनका? हजारी प्रसाद द्विवेदी जी का। सुर साहित्य कबीर, मध्यकालीन बोध का स्वरूप, नाथ संप्रदाय, कालिदास की लालित्य योजना, हिंदी साहित्य का आदिकाल और हिंदी साहित्य की भूमिका, हिंदी साहित्य की भूमिका, हिंदी साहित्य उद्भव और विकास, आलोचनात्मक साहित्योतिहास, संदेशात्मक, पृथ्वीराज रासो, नाथ सिंधो की बनिया, ग्रंथ संपादन, विश्व भारती शांति निकेतन पत्रिका का संपादन किया। किसने? हजारी प्रसाद द्विवेदी ने। द्विवेदी जी को आलोक पर्व पर साहित्य अकादमी पुरस्कार भी दिया गया, यानी कि द्विवेदी जी को साहित्य अकादमी साहित्य अकादमी पुरस्कार से भी सम्मानित किया गया था। साहित्य अकादमी पुरस्कार भी दिया गया था। किनको? हजारी प्रसाद द्विवेदी को, क्योंकि इन्होंने अपने जीवन काल में बहुत सारे अथक प्रयास करके बहुत सारे काव्य संग्रह, उपन्यास तथा ललित निबंध को लिखे हुए थे। और उनकी देन एक ही भाषा थी कि भारतीय संस्कृति एक ही भाषाओं की देन नहीं है या एक ही जाति की देन नहीं है, क्योंकि इसमें सभी जाति और सभी धर्म के लोगों ने इसमें अपना वर्चस्व कायम करते हुए यानी कि देश को आजाद कराने में अहम भूमिका निभाई। इसलिए भारतवर्ष की जो संस्कृति है उस संस्कृति में सिर्फ अगर देखा जाए तो एक ही जाति के लोगों का वर्चस्व नहीं है, उनके अनुसार सभी जाति और सभी धर्मों के लोगों के यह वर्चस्व है और सभी जाति धर्मों के लोगों के यह समूह के द्वारा ही बना है। अब हम देखते हैं कि द्विवेदी जी को आलोक पर्व पर साहित्य अकादमी पुरस्कार, यानी कि प्रश्न पूछेगा कि द्विवेदी जी को साहित्य अकादमी पुरस्कार किस लिए दिया गया, तो यह दिया गया आलोक पर्व पर। किस पर? आलोक पर्व जो लिखे हुए थे, और उसी साहित्य पर इनको साहित्य अकादमी पुरस्कार से सम्मानित किया गया। उसके बाद है भारत सरकार द्वारा पद्म भूषण सम्मान, यानी कि भारत सरकार के द्वारा भी इनको पद्म भूषण पुरस्कार से सम्मानित किया गया। जैसे देखिए साहित्य के क्षेत्र में आलोक पर्व के लिए इनको साहित्य अकादमी पुरस्कार से सम्मानित किया गया, उसी प्रकार से पद्म भूषण जो कि भारत सरकार के द्वारा सम्मानित किया गया। किसके द्वारा? भारत सरकार के द्वारा इनको सम्मानित किया गया, हजारी प्रसाद द्विवेदी जी को। एवं लखनऊ विश्वविद्यालय द्वारा डी लिट की उपाधि मिली, और इनको डी लिट की उपाधि इनको कहाँ से मिली? लखनऊ विश्वविद्यालय से इनको उपाधि मिली। लखनऊ विश्वविद्यालय से इनको डी लिट की उपाधि मिली, जबकि साहित्य अकादमी पुरस्कार इनको आलोक पर्व के लिए दिया गया, और उसी समय पद्म भूषण पुरस्कार से सम्मानित भारत सरकार के द्वारा दिया गया।
वे काशी हिंदू विश्वविद्यालय, शांति निकेतन विश्वविद्यालय, चंडीगढ़ विश्वविद्यालय आदि में प्रोफेसर एवं प्रशासनिक पदों पर बने रहे। और हजारी प्रसाद द्विवेदी ग्रंथावली से लिए गए प्रस्तुत निबंध में प्रख्यात लेखक और निबंधकार का मानवतावादी दृष्टिकोण प्रकट होता है। और इस ललित निबंध में लेखक ने बार बार काटे जाने पर भी बढ़ जाने वाले नाखूनों के बहाने अत्यंत सहज शैली में सभ्यता और संस्कृति की विकास गाथा उद्घाटित कर दिखाई गई है। इस तरह से संस्कृति, देखिए, अत्यंत सहज शैली में सभ्यता और संस्कृति की विकास गाथा उद्घाटित कर दिखाई है। और एक और नाखून को बढ़ना मनुष्य की आदिम वास्तविक वृत्ति और संघर्ष चेतना का प्रमाण है, तो दूसरी ओर उन्हें बार बार काटते रहना और अलंकृत करते रहना मनुष्य के सौंदर्य बोध और सांस्कृतिक चेतना को भी निरूपित करता है। लेखक ने नाखूनों के बहाने मनोरंजक शैली में मानव सत्य का दिग्दर्शन कराने का सफल प्रयास किया है। और यह निबंध नई पीढ़ी में सौंदर्य बोध, इतिहास चेतना और संस्कृति आत्मगौरव का भाव जगाता है। इतना करने के बाद लास्ट तक इनकी निधन सन कब हो गए? 1979 में दिल्ली में उनका निधन हो गया। कहाँ? 1979 में निधन हो गया। किनका? हजारी प्रसाद द्विवेदी जी का। तो इससे हम एक बात लेकर के चलते हैं कि यह तो रहा नाखून बढ़ने के लिए हजारी प्रसाद द्विवेदी के अपने कर्म जीवन का था, लेकिन अब हम ये देखते हैं कि हजारी प्रसाद द्विवेदी ने नाखून क्यों बढ़ते हैं इसकी बार बार तुलना क्यों की है। इसके कहे जाने का मतलब ये हुआ कि वर्तमान समय में यानी कि नाखून का जो स्थिति है यह आपके सौंदर्यता किसकी, यानी कि सौंदर्य को ही निरूपित किया जा रहा है। जबकि पुराने जमाने में यह मनुष्य द्वारा जो नाखून बढ़ाया जाता था, ये नाखून बढ़ा करके जंगलों में रहने के लिए या जंगली जानवरों से बचने के लिए, आत्मरक्षा करने के लिए, इसकी सुरक्षा करने के लिए अपने नाखून को बढ़ाया करते थे। लेकिन वर्तमान में यह नाखून बढ़ाने की जो प्रवृत्ति बनी हुई है यह सौंदर्य के लिए यानी कि अपनी सुंदरता को दिखाने के लिए दर्शाया गया तथा इस बढ़े हुए नाखून को अलंकृत का मतलब होता है इसको रंग करके यानी कि सुंदर बनाने का प्रचलन वर्तमान स्थिति में चल गया है। इसी को हजारी प्रसाद द्विवेदी ने अपनी भाषाओं में प्रश्रय देते हुए इसको बताया हुआ है कि नाखून क्यों बढ़ते हैं, फिर भी मतलब काटे जाने के बाद भी ये बार बार बढ़ते ही जाते हैं। इसका मुख्य कारण क्या है? और यह पुराने जमाने की स्थिति को छोड़ करके वर्तमान स्थिति में नाखून जो बढ़ रहा है यह आज के सौंदर्य यानी कि सुंदरता को दर्शाने का काम कर रहा है। और इस साथ ही साथ बड़े हुए नाखून को अलंकृत करके यानी कि रंग करके इसके बारे में दर्शाया गया है। तो हजारी प्रसाद द्विवेदी के अनुसार नाखून काटे जाने पर भी बार बार क्यों बढ़ते हैं, इस पर संपूर्ण व्याख्या देते हुए हजारी प्रसाद द्विवेदी ने इस ललित निबंध को लिखे हैं। और इस प्रकार से रहा हजारी प्रसाद द्विवेदी के पूरे जिंदगी के जीवन काल। ठीक है, इसको अंत तक जरूर देखेंगे। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट जरूर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें।